सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। बच्चे, जैसे कि हम पीछे कई ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल की चर्चा कर रहे हैं, कभी वीडियो के माध्यम से तो कभी ऑडियो के माध्यम से मैंने चर्चा करके आपके सामने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है उसको डिवाइड किया, कई भागों में उसको बांटा। पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। उसके प्रमुख कवियों की हमने चर्चा की हल्की हल्की, उनके समय अवधि के बारे में मैंने आपको हल्का हल्का बताया। उसके बाद कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास जिस समय अवधि को हम कहते हैं, यानी कि 1857 सन 1857 से 1947 तक का जो समय है, इस युग के दौरान भारतवर्ष की कैसी परिस्थितियां थी, चाहे वो राजनीतिक परिस्थिति की बात हो, चाहे वो धार्मिक की बात हो, चाहे आर्थिक की बात हो, चाहे सांस्कृतिक की बात हो, और चाहे साहित्यिक परिस्थितियां हो, उन सब के बारे में हमने हल्की हल्की चर्चा की। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भारतेंदु युग या आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम भाग है, यानी कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, या फिर हम इसको कह सकते हैं विशेषताएं, कि भारतेंदु युग जिस युग को हम कहते हैं, इसकी काल अवधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि भारतेंदु युग जो माना जाता है वो सन 1857 से लेकर 1900 तक के समय अवधि को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को भारतेंदु युग क्यों नाम दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो भारतेंदु नाम के व्यक्ति थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जिनको जाना जाता है, इस व्यक्ति के नाम पर इस पूरे युग का जो नाम है वो नाम पड़ गया इस व्यक्ति के नाम पर। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही अच्छे नाटककार हैं और बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था और इनके पिताजी भी एक बहुत ही अच्छे कवि थे। तो पिताजी से संस्कार में जो कुछ मिला उसको उन्होंने बखूबी पालन किया और एक बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में भारतेंदु जी उभर कर सामने आए। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में हो जाती है। मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में इस साहित्यकार ने वो कर दिखाया जो बहुत सारे साहित्यकार एक लंबी समय अवधि के दौरान भी नहीं कर पाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी काव्य रचनाएं रची हैं, लगभग 70-80 इनकी काव्य रचनाएं हैं, लगभग 17 इनके नाटक हैं, जिनमें से कुछ अनुवादित नाटक हैं तो कुछ इनके मौलिक नाटक हैं। इन्होंने बहुत ही उस समय पर काम किया जब ना तो भारत के अंदर भाषा का कोई संपूर्ण ढंग से किसी प्रकार से विचार प्रस्तुत किया जा रहा था कि कौन सी भाषा होगी, अवधी होगी, ब्रज होगी, खड़ी बोली होगी, उर्दू होगी, फारसी होगी, किस भाषा का यहाँ पर प्रयोग होगा। इन्होंने उस समय पर लोगों को अपने रचनाओं के माध्यम से ही नहीं, मौलिक रचनाओं के माध्यम से ही नहीं, कुछ अनुवादित रचनाओं के माध्यम से, कुछ मौलिक रचनाओं के माध्यम से, कुछ संदेश देने वाली रचनाओं के माध्यम से लोगों को साहित्य रचने का संदेश दिया। इसीलिए इस महान साहित्यकार के नाम पर इस युग को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस युग का नाम भारतेंदु युग ही नहीं, इसको हम पुनर्जागरण युग भी कहते हैं। क्या नाम है इस युग का? पुनर्जागरण काल के नाम से भी इस युग को जाना जाता है। जो आपको इस प्रकार की बातें बताई जाए आप उनको ध्यान से सुने और ध्यान से याद रखने का प्रयास करें, अपनी बुक में साथ साथ अंडरलाइन करें, क्योंकि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी बातें पूछी जा सकती है। यानी कि भारतेंदु युग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। किस साहित्यकार के नाम पर इस युग को जाना जाता है? भारतेंदु के नाम से। भारतेंदु का जन्म 1850 में, मृत्यु
85 में आयु कितनी, 35 वर्ष। और 35 वर्ष की उम्र में जो कुछ लोग अपनी पहचान भी नहीं बना पाते हैं, और ये ऐसे महान साहित्यकार रहे कि इनके युग पर, इनकी मृत्यु के 15 साल के बाद तक इनके नाम से इनका युग जाना जाने लगा है। कुछ इतने ही महान साहित्यकार थे, इसीलिए इनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा। अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इस युग की आज हमारा जो प्रमुख विषय है वो क्या है, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब ये जो समय अवधि थी, इतने साल का जो टाइम पीरियड था, इस समय अवधि के दौरान प्रमुख कवि कौन कौन से रहे, उन्होंने प्रमुख रूप से किस किस विषय के ऊपर अपनी लेखनी चलाई, इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, और इस युग के प्रमुख कवि जो हैं, यानी कि भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख रूप से कवि हैं वो हैं भारतेंदु जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, दुर्गादत्त व्यास, नवनीत चतुर्वेदी आदि का नाम हम प्रमुख रूप से इस समय अवधि के दौरान गिन सकते हैं। यानी कि इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन है, राधाचरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास है, दुर्गादत्त व्यास है, नवनीत चतुर्वेदी जी इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके बाद इन सभी जो कवियों ने, इन सभी लेखकों ने अपनी लेखनी किन किन विषय पर चलाई, अब हम इस युग की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। इनके प्रमुख कवियों को जानने के बाद अगला जो हमारा प्रमुख ध्यान रहेगा वो है, प्रमुखतः इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना पर बल दिया। इस विषय पर राष्ट्रीयता की भावना, ये भारतेंदु युग के जो कवि थे, क्योंकि अगर समय अवधि को आप ध्यान दोगे तो 1857 से लेकर 1900 तक इस युग में क्या चल रहा था। कल हमने राजनीतिक परिस्थितियां दी थी, और राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो शासन उनके बागडोर से, उनके हाथों से लेकर ब्रिटेन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। और लेकिन भारतवर्ष के लोगों के ऊपर या भारतवर्ष की स्थितियों पर कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ था। तो ऐसे समय में, क्योंकि जो साहित्यकार होते हैं वो समाज के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, साहित्य एक मशाल की भांति काम करता है, समाज को जगाने का काम करता है, समाज को चेताने का काम करता है साहित्य। तो साहित्यकारों का कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य समझकर उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सोई हुई इस भारतीय जनता को जगाने का प्रयास किया था। अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को, पूरे राष्ट्र को, क्योंकि अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर क्यों स्थापित हुआ था, क्योंकि जो भारत के जो लोग थे आपस में, हिंदू मुस्लिम, छूत अछूत, ऊंच नीच, इस धर्मांधता के कारण, अंधविश्वासों के कारण कुछ इस प्रकार की सोच के हो गए थे कि उन्हें अपने प्राचीन गौरव का कोई, यूं कह सकते हो कि उस प्राचीन इतिहास को भुला चुके थे। उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा था। वो आपस की लड़ाई झगड़ों में उलझ कर रह गए थे, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में उलझ कर रह गए थे, सिखों की लड़ाई में उलझ कर रह गए थे। तो कहीं ना कहीं इन लेखकों ने, इन कवियों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को चेताने का, जगाने का, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि ये साहित्यकार अपने आप को समाज का एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में जगाना समझते थे और लोगों को चेताने का इन्होंने काम किया है। इस युग में इन कवियों ने कहा भी है कि भारतेंदु जी की प्रमुख रूप से कविता है इसके ऊपर, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पर भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पर भारी, पै धन विदेश चली जात है यही अति खवारी। यानी कि इस युग के कवियों ने
बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताओं के माध्यम से अपनी जो राधा कृष्ण दास है उन्होंने भी बहुत अच्छी रचना रची थी। राष्ट्रीयता का संदेश देने वाली 12 मासा कविता के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने का प्रयास किया था। प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी इस प्रकार की प्रमुख कविताएं लिखकर भारत देश की भोली भाली जनता को चेताने का प्रयास किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी राष्ट्रीयता की भावना भरने वाली भारत भारती नामक रचना रची, जिसके अंदर से लोगों को राष्ट्रीयता का संदेश दिया गया था। यानी कि प्रमुख रूप से इन कवियों का जो प्रमुख प्रवृत्ति थी, प्रमुख जो विषय उठाया था, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाने का कार्य इन्होंने अपनी साहित्य के माध्यम से किया था। दूसरा, यदि हम चर्चा करें, दूसरा विषय इन्होंने क्या उठाया, समाज की दुर्दशा का चित्रण, समाज की दुर्दशा का चित्रण, या हम कह सकते हैं सामाजिक जागरण। इन्होंने, इन कवियों ने, इन लेखकों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के अंदर, समाज में फैली हुई कुरीतियां, अंधविश्वास, जो छुआछूत था, जो सामाजिक कुप्रथाएं समाज के अंदर फैली हुई थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, जो विधवा विवाह नहीं होने देते थे, और इस प्रकार की जो समस्याएं थी, दहेज प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, लड़कियों का शिक्षित रखने की जो कुरीति हमारे समाज में फैली हुई थी, इस प्रकार की समस्याओं का चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से रचा, ताकि लोग इन समस्याओं के प्रति जागृत होकर समाज के अंदर एक जागरूकता आए और इन समस्याओं को दूर करके, इन कुरीतियों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को एक जगाने का प्रयास किया कि ये जो कुप्रथाएं हैं ये हमारे समाज को पीछे धकेल रही हैं। जो सभ्यता संस्कृति पूरे हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष, जिस देश को कभी जगत गुरु माना जाता था, आज उन कुप्रथाओं के कारण भारत जो दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा था, सदियों से अंग्रेजों का, कभी मुसलमानों का, कभी फ्रांसीसियों का, कभी डचों का, इतने लंबे समय से गुलाम बना हुआ था। क्यों? क्योंकि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे थे। समय के साथ भारतवर्ष में कुछ ऐसे दौर आए, कुछ ऐसे विदेशियों का आक्रमण हुआ कि जिसके कारण भारतवासी जो उनकी मूल सभ्यता थी, मूल संस्कृति थी, उससे दूर होते गए, जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते रहे और हमारे ऊपर विदेशियों का शासन इतने लंबे समय तक चलता रहा। जिस तरह से मुगलों के शासन काल के दौरान भारतवर्ष के अंदर पर्दा प्रथा जैसी समस्याएं, बाल विवाह, छोटी छोटी बच्चियों के विवाह उस समय में होने लगे थे। क्यों? क्योंकि हिंदू लड़कियों के साथ उस समय पर कुछ बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण जो हिंदू लोग थे अपनी बच्चियों की छोटी उम्र में ही शादी करने लगे थे। तो इस प्रकार की कन्या वध जैसी समस्या, क्योंकि राजस्थान में अगर आप सुनेंगे, प्राचीन इतिहास को उठाकर देखोगे तो रजवाड़ों के अंदर छोटी छोटी कन्याओं का जन्म होते ही कन्या वध कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की समस्याएं कुछ उस समय के, जौहर प्रथा थी, आपने फिल्म भी बनी हुई है उसके ऊपर, तो आपने ऐसी समस्याओं से, ऐसी कुप्रथाओं से आप मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे, पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। तो इन सभी कुप्रथाओं का चित्रण इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में किया है। जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने विधवा संताप जो कविता है, बुढ़ापा है, गाली है, उर्दू का शापा है, इस प्रकार की रचनाएं हैं जिनके माध्यम से समाज की कुप्रथाओं का चित्रण किया है। तीसरे, अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इन कवियों ने, इन लेखकों ने समाज की दुर्दशा का चित्रण अपनी, भारतेंदु जी ने कहा है, रोगों सब मिल ही भारत भाई, रोगों सब मिल ही भारत भाई, हाँ हाँ भारत की दुर्दशा देखी न जाएगी। अब हमसे इस भारत देश की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। ये पंक्तियां हैं भारतेंदु जी की कि रोगों रो रहे हैं, सभी मिलकर भारत के भाई बंधु आपस में मिलकर रो रहे हैं कि हाय हाय हमसे ये भारत की जो दुर्दशा हो रही है, जो इस सोने की चिड़िया भारत जैसे देश की जो दुर्दशा हो रही है, ये हमसे देखी नहीं जा रही है। कुछ ऐसी ऐसी पंक्तियां इस समय काल के जो साहित्यकार रहे हैं, प्रमुख कवि रहे हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने इन कुप्रथाओं का चित्रण किया है। तीसरे, यदि हम बात करें प्रमुख प्रवृत्ति की, इस युग में
रचनाएं थी श्रृंगारिक चित्रण। अभी शब्द आ गया तो एक बात और बताती हूँ, श्रृंगारिक। बहुत सारे बच्चे श्रृंगार शब्द अशुद्ध लिखते हैं, इन चीजों को ध्यान से देखा करो, क्योंकि बहुत बार कंपटीशन टेस्ट के अंदर ही शब्द आता है। ये होता है सही मायने में शुद्ध श्रृंगार, क्योंकि कई बच्चे ना इसको ऐसे लिखते हैं या फिर इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ये अशुद्ध है, क्योंकि ये श्रृंगार हो जाएगा अगर हम बोलेंगे। ये क्या है? श्रृंगार। ठीक है, ओके। शब्दों को ध्यान से देखा करो, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आपको टीचर्स बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, तो ध्यान से शब्दों को देखिए। श्रृंगारिक चित्रण। श्रृंगारिक चित्रण क्या है? क्योंकि अगर आप शुरू से वीडियो को या ऑडियो को आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भारतेंदु युग से पूर्व जो युग था उसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। और रीतिकाल 1928 इससे पहले का जो युग था वो रीतिकाल था। रीतिकाल में किस चीज का चित्रण था? जिस साहित्य का चित्रण किया गया है रीतिकालीन कवियों ने, क्योंकि भारत के अंदर छोटे छोटे राज्यों के अंदर राज दरबार लगा करते थे, छोटे छोटे राज्यों के अंदर पूरा भारतवर्ष था जो वो बटा हुआ था, तो वो जो राजा थे, छोटे छोटे जो राजा थे, उनके दरबारों के अंदर कवि हुआ करते थे, राज कवि हुआ करते थे। और उनका कार्य क्या था? अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राजा को खुश रखना। या फिर वो क्या करते थे? नायिकाओं की सुंदरता का चित्रण करते थे, नभ से लेकर सिख तक की सुंदरता का चित्रण करते थे। तो उनकी श्रृंगारिक भावना। अब उसके तुरंत बाद ये युग आया, लेकिन कोई भी समय बेटा ऐसा नहीं होता कि इससे पूर्व वो जो चीज थी वो 1857 के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगी, कि इससे पहले ऐसे था और इससे अगले दिन से नेक्स्ट ऐसे हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रभाव। देखो उस टाइम पर तो टोटली उसी विषय का वर्णन था, लेकिन इस समय पर आकर थोड़ा सा बदलाव हुआ और रीतिकालीन जो श्रृंगारिक चित्रण था वो श्रृंगारिक चित्रण तो यहाँ पर हुआ, लेकिन उस समय के दौरान जो अश्लीलता श्रृंगारिक चित्रण के अंदर हुई थी, इस समय पर आकर वो अश्लीलता खत्म हो गई थी। इन्हें के श्रृंगारिक वर्णन तो किया नायक नायिका का, जैसे हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का जो चित्रण वो नायिका के रूप में किया गया है, लेकिन उसके अंदर कहीं भी आपको अश्लीलता देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि श्रृंगारिक चित्रण है, लेकिन रीतिकाल की भांति अश्लीलता यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। आशा करती हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि श्रृंगारिक चित्रण के अंदर क्या आया है। इसमें कहा है, इसका ठाकुर जगमोहन की जो पंक्तियां हैं, अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाए गरी लगे छतियां। अब यो उर आवत है सजनी, कि अब मेरे हृदय में सजनी ऐसे याद आ रही है कि जैसे गले से लग जाए, मेरी गले से मेरी छाती से आकर लग जाए। कुछ इस प्रकार का चित्रण ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा, मैंने आपको प्रमुख जो कवि बताए जिसमें ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम बताता है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी प्रेम संपत्ति लता रचना के अंदर के लिए 2 पंक्तियां ली हैं कि अब तो सजनी मेरे हृदय में, उनका मतलब हृदय में आपकी याद आ रही है और अब जल्दी से आकर मेरे गले लग जाओ। इस प्रकार का चित्रण इन कवियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है भक्ति भावना। इसका वर्णन किया गया है भक्ति भावना। आधुनिक काल का जो भारतेंदु युग है, इस युग के दौरान देखो भक्ति भावना जो हमारे युग का, क्योंकि रीति काल से पूर्व युग किसका था? भक्ति काल था। 1375 से लेकर 1700 तक के जो टाइम पीरियड था उसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। लेकिन रीति काल के दौरान आते आते ज्यादा वर्णन किसका होने लगा? राज दरबार का होने लगा, नायक नायिका की सुंदरता का वर्णन होने लगा, लेकिन कहीं कहीं भक्ति भावना का वर्णन उस समय पर भी था। और ये भक्ति भावना हम ये नहीं कह सकते कि आधुनिक काल में आकर वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। देखो कम बहुत हुई थी भक्ति काल के अंदर, तो टोटली भक्ति, जैसे अपने कबीर के, तुलसी के, सूरदास के, बल्लभाचार्य के, विठलनाथ के, चतुर्भुज दास के, नंददास के, इनकी रचनाएं पढ़ोगे तो उनमें केवल और केवल भक्ति है। मीराबाई, रस खानों, सब भक्ति काल की कवि हैं। उस समय के दौरान तो केवल और केवल भक्ति की बात हुई थी। अगला जो समय आया उसमें कुछ कम हुई, लेकिन पूरी तरह से नष्ट इस युग में भी नहीं हुई थी। भारतेंदु जी भक्ति भावना से परिपूर्ण थे। उन्होंने भक्ति भावना से जुड़ी हुई कई रचनाएं रखी है, जैसे वैशाख महात्म्य उनकी जो कविता है उसके अंदर वैशाख के महीने की जो वर्णन किया गया है, कार्तिक स्नान है, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उनके अंदर भक्ति भावना का चित्रण किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस युग में
भगवान श्री राम की अपेक्षा श्री कृष्ण के अंदर इन लोगों ने रुचि अधिक दिखलाई थी और भक्ति भावना से जुड़े हुए भी इन कवियों ने अपनी रचनाएं रची हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं भक्ति भावना से जुड़े हुए हम बताएंगे। मेरे तो साधन एक ही, जग नंद लाला वृष भानु दुलारे। क्या कह सकते हैं? मेरे तो साधन एक ही। भारतेंदु जी की लाइन है ये, मेरे तो साधन एक ही, मेरे तो साधन एक ही, जग नंद लाला भानु दुलारे। वृष भानु दुलारे। इस प्रकार से इन कविताओं के माध्यम से अगर हम देखें, क्योंकि जो भारतेंदु जी थे ये भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं रचते हैं और ये भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे, बल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे और बल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की भक्ति है और उसी के ऊपर इन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि मेरे तो साधन एक ही, जग नंद लाला वृष भानु दुलारे। जैसी प्रमुख पंक्तियां देकर इनको पढ़ने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि इस युग के कवियों ने केवल श्रृंगारिक चित्रण नहीं किया था, केवल समाज की समस्याओं पर ही ध्यान नहीं दिया था, केवल राष्ट्रीय चेतना ही देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इस युग के कवियों के साहित्य के अंदर भक्ति भावना से भी ओतप्रोत हमें दिखाई देता है। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और एक बात और ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी बच्चे वीडियो देखें वो साथ में कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर जरूर डाल दें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अटेंडेंस उन्हीं बच्चों की होगी जो हमारे पास अपने रोल नंबर सेंड करेगा। अटेंडेंस के लिए हो रहा बच्चे, क्योंकि वैसे पता नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट जो आपस में विकसित हो जाते हैं, इसलिए मैं यह बात आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर जरूर दें, ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। उसके बाद अगर नेक्स्ट विषय की बात करें और किसका वर्णन था, वो है प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के अंदर प्रकृति का चित्रण है जो वो भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, स्वच्छंद रूप से प्रकृति का चित्रण किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन, जैसे हम भारतेंदु जी की प्रसिद्ध लाइन है, तरनी तनुजा तट कमाल तरपुर बहु छाए, कि तरनी तनुजा तट कमाल, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तरनी तनुजा तट तमाल, त वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार सुंदर कविताओं के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से इन कवियों ने कहीं यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन किया है, कहीं प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, कहीं पर गंगा नदी की सुंदरता का चित्रण किया है। तो इन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण करने में भी ये कवि पीछे नहीं थे। इस युग के प्रमुख कवियों ने प्रकृति का चित्रण भी अपनी साहित्य के अंदर किया है। उसके बाद है हास्य व्यंग्य प्रवृत्ति की प्रधानता। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस युग के कवियों ने अपने साहित्य के अंदर हास्य व्यंग्य का भी बहुत, हास्य व्यंग्य के जैसे ये भारतेंदु जी की मुगरिया है, समधिन है, गाली है, इस प्रकार की बरोड़ी है, प्यारी है, इस प्रकार के छंदो लावणी है, इस प्रकार के लिखने की शैली का प्रयोग करते हुए हास्य और व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्य का व्यंग्य भी हो जाए, समाज की परिस्थितियों का चित्रण करने में हास्य व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है। जैसे उनकी एक प्रमुख रचना है अंधेर नगरी, उसकी पंक्तियां हैं, चूर्ण साहब लोग जो खाता, चूर्ण साहब लोग जो खाता और सारा हिंद हजम कर जाता, कि जो साहब लोग, जो बड़े बड़े लोग चूर्ण खाते हैं वो ऐसा चूर्ण खाते हैं कि पूरे हिंद को भी हजम कर जाते हैं। ये पंक्तियां हैं उनके अंधेर नगरी नाटक के अंदर। अंधेर नगरी नाटक के अंदर कहा है कि जो साहब लोग इस चूर्ण को खाते हैं वो पूरे नगर को भी हजम कर जाते हैं। इस प्रकार व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने समाज की समस्याओं का चित्रण किया है।
इस प्रकार आगे हम बात करें यदि प्रमुख प्रवृत्तियों की, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी हम हल्का हल्का करेंगे। समस्या पूर्ति समस्या, समस्या पूर्ति प्रवृत्ति, इन्होंने अपनी रचनाओं में समस्या पूर्ति जो प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति को भी अपनाया है। ये समस्या पूर्ति जो प्रवृत्ति है ये क्या है कि इसमें जो साहित्यकार है वो इकट्ठे हुआ करते थे, एक संगोष्ठी हुआ करती थी, और उस संगोष्ठी के अंदर एक समस्या पूर्ति के नाम से एक मतलब एक कोई भी पंक्ति दे देते थे, और उस पंक्ति के ऊपर आधारित जो अन्य संगोष्ठी में जुड़े हुए कवि साहित्यकार जो हुआ करते थे उसके ऊपर अपनी एक लेखनी चला करते थे, एक पद्यांश के माध्यम से, एक पद्य के माध्यम से उसका आंसर देते थे। लेकिन जो अंतिम पंक्ति होती थी किसी भी पद्य की, उसके अंदर वही जो समस्या पूर्ति सबसे पहले जो पंक्ति दी गई ना पद्यांश में, वो उसकी अंतिम पंक्ति होती थी। इसी प्रवृत्ति को हम समस्या पूर्ति प्रवृत्ति कहते हैं। कि इस एक रसिक संप्रदाय के नाम से कानपुर के अंदर एक संस्था होती थी, रसिक संस्था होती थी कानपुर के अंदर, उसके अंदर इसी प्रकार की एक यूं कह सकते हो कि समस्या पूर्ति जो संगोष्ठी थी वो हुआ करती थी, और उसके अंदर एक लाइन दी गई थी, उस लाइन के ऊपर आधारित